और दो स्टेटमेंट्स गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ S इज अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इन Rn then UK is a linear combination of U1 U2 and so on UK minus 1। सेकंड स्टेटमेंट है इफ S is linearly independent set in Rn then K is less than N। तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंने एग्जांपल लिया हुआ है U1 U2 U3, जिसमें U1 और U2 लीनियरली डिपेंडेंट है सच दैट U2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ U1। और फिर इसके बाद U3 को चेक किया मैंने कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख पाते या नहीं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने पर लास्ट में अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 इक्वल टू 1, अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 इक्वल टू 0 आ रही है और 1 इक्वल टू 0 आ रहा है जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब U3 को हम इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गई। और सेकंड स्टेटमेंट में कहा था कि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है एस तो के लेस देन एन होगा। लेकिन अगर एस अगर मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाता है तो वो बेसिस फॉर्म करेगा और इस बेसिस की जो कार्डिनलिटी होगी वो डायमेंशन ऑफ आर एन की इक्वल हो जाएगी। तो ये इम्प्लाई करेगा के इज इक्वल टू एन। तो सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा। मैंने गलती से डी पर टिक कर दिया लेकिन सी इज द राइट आंसर। हितेश, यस सर। करेक्ट है हितेश? सर मैंने ट्राई नहीं किया लेकिन ठीक लग रहा है मुझे। पीयूष, पीयूष करेक्ट है? सर पीयूष नहीं है। पीयूष नहीं है आज। ओके, डिम्पल। यस सर, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट। क्वेश्चन 2 में ए बी सी हमें डिस्टिंक्ट इंटीजर्स दे के रखें और एक मैट्रिक्स गिवन है जो ए बी सी डी से फॉर्म है उनके पावर से बनी हुई है। तो हमें बताना है कि कौन इनमें से कौन सा पॉसिबल रैंक हो सकता है ए का। तो मैंने सबसे पहले ए को 0 ले लिया, बी को 1 और सी को -1 और यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म की और इसको रो रिड्यूस किया। तो यहाँ से ए की रैंक 2 आ गई। तो पहली पॉसिबिलिटी 2 की होगी। और दूसरे केस में मैंने 2 5 और 7 लिया ए बी सी को रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से इसकी रैंक नीचे करना थोड़ा सा, इसकी रैंक यहाँ से 3 आ गई। तो 3 भी पॉसिबिलिटी होगी इसके रैंक की। और इसकी रैंक 0 हो नहीं सकती क्योंकि अगर ये रैंक अगर 0 है इसका मतलब ये 0 मैट्रिक्स होगी। और 0 मैट्रिक्स के लिए ए बी सी तीनों को साइमल्टेनियसली 0 होना पड़ेगा। लेकिन हमें कहा है कि ए बी सी डी तीनों डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं। तो एट मोस्ट हम 1 ही ले सकते हैं, 0। तो 0 हो नहीं सकती और 1 भी हो नहीं सकती इसमें क्योंकि दो नॉन ज़ीरो रोज हमें मिल जाएंगे हमेशा। तो इसका बी ऑप्शन ट्रू हो गया था। डिम्पल। यस सर, ठीक है सर। ठीक है डिम्पल। यस सर। हितेश, हितेश। यस सर करेक्ट है ये तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विक्रम। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया था वेक्टर स्पेस गिवन था और एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन की हुई है ऑप्शंस में। हमें बताना है ये कौन सा स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है इस स्पेस पर, वेक्टर स्पेस पर। तो उसके लिए हमने ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ है इनमें से हाँ इसमें से मैंने फर्स्ट के लिए नीचे करना थोड़ा। तो इसमें मैंने ए को ट्राई किया सबसे पहले अल्फ़ा की वैल्यू 1 लेकर और सेकंड प्रॉपर्टी मैंने चेक की। तो यहाँ पे मॉड गिवन था
तो मैंने जब अल्फ़ा एफ ऑफ जी निकाला तो ये इक्वल आ गया मॉड ऑफ 0 to 1 एफ टी जी टी डी टी। लेकिन जब मैंने अल्फ़ा एफ ऑफ जी निकाला इन प्रोडक्ट तो माइनस एफ ऑफ जी के इक्वल आ रहा था, जो कि इक्वल था माइनस मॉड ऑफ 0 to 1 इंटीग्रेशन एफ टी जी टी डी टी के इक्वल। लेकिन ये दोनों नॉट इक्वल टू आ गए, तो ऑप्शन ए फॉल्स हो गया। ऑप्शन ऑप्शन बी के लिए भी मैंने सिमिलरली अल्फ़ा इक्वल टू -1 ले लिया था, तो ये दोनों नॉट इक्वल आ गए थे। और ऑप्शन सी के लिए थोड़ा नीचे है ना, ऑप्शन सी में मैंने एक फंक्शन लिया था एफ ऑफ एक्स एक्स इंटू एक्स -1, और मैंने इनर प्रोडक्ट एफ ऑफ एफ निकाला, तो यहाँ से ये दोनों ज़ीरो आ गए। लेकिन हमें पता है ये इक्वल टू ज़ीरो तभी होता है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज इफ़ एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन एफ तो नॉन ज़ीरो लिया हुआ है, लेकिन इसका इनर प्रोडक्ट एफ के साथ ज़ीरो आ रहा है, तो ये ऑप्शन सी भी फॉल्स हो गया। और डी स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट था, तो ये ट्रू हो गया। इसमें कोई डाउट हितेश? नो सर, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अंशिका? अंशिका करेक्ट है ना अंशिका? ओके, ठीक है विक्रम। डिम्पल यस सर, ठीक है सर। करेक्ट है डिम्पल? यस सर। विक्रम नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें n क्रॉस n की मैट्रिक्स दी हुई थी जिसका रैंक 1 गिवन था, और अल्फ़ा हमें बताया था वो डिटर्मिनेंट ऑफ i प्लस ए है, और बीटा ट्रेस ऑफ ए के इक्वल दिया था। तो हमें बताना था कौन सा ऑप्शन इनमें से होल्ड करेगा। ये जो मैट्रिक्स थी रैंक 1 की मैट्रिक्स थी, और जो ये रैंक 1 की मैट्रिक्स होती है मैट्रिक्स जनरेटेड बाय कॉलम कॉलम के होते हैं ये, और इसकी जो आइगन वैल्यूज होती है वो 0 और ट्रेस ऑफ ए होती है। ट्रेस ऑफ ए एक आइगन वैल्यू होती है, और बाकी जो आइगन वैल्यूज होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पे बीटा में ट्रेस ऑफ ए के इक्वल गिवन था, इसका मतलब बीटा आइगन वैल्यू ऑफ ए है, और 0 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी n-1 है। नीचे करना। तो अब हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए निकालना था। तो आई प्लस ए की पहले आइगन वैल्यूज निकालेंगे। ए की आइगन वैल्यू एक हमें बीटा गिवन है और बाकी 0 है, तो आई प्लस ए की एक आइगन वैल्यू आई प्लस 1 प्लस बीटा हो जाएगी, और बाकी 1 1 1 n-1 टाइम्स। तो डिटर्मिनेंट यहाँ से 1 प्लस बीटा निकल जाएगा इसका। अब डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए हमें अल्फ़ा के इक्वल गिवन है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा हो जाएगा, और यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो पहले हो चुका है डिस्कस, है ना हितेश? हितेश ये सर। क्वेश्चन पहले हो चुका है ना डिस्कस ये? ये सर आया था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिम्पल, सॉरी विक्रम। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स गिवन है विद रियल एंट्रीज सच दैट रैंक ऑफ m इज इक्वल टू 3 है। कंसिडर द लीनियर सिस्टम mx इक्वल टू b, और इसको जब रिड्यूस किया उसको r का नाम दे दिया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म की उसको r का नाम दे दिया, और ये नोटेशन r i सेमीकोलन डिनोट द ith रो ऑफ r। सपोज दैट द लीनियर सिस्टम एडमिट्स अ सॉल्यूशन, और इस लीनियर सिस्टम के पास एक सॉल्यूशन है, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन नेसेसरीली ट्रू होगा। इसमें हमें m की रैंक गिवन है, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्विवेलेंट बताया r के, और mx इक्वल टू बी के पास एक सॉल्यूशन है। अगर इसके पास एक सॉल्यूशन है इसका मतलब कंसिस्टेंट है, इसका मतलब रैंक ऑफ m इज इक्वल टू है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एम पी, जो कि इक्वल हो जाएगा 3 के। इसका मतलब r की रैंक भी 3 है। नीचे करना। r की रैंक 3 है, r हमारे पास एक्लोन फॉर्म है,
एक्लॉन फॉर्म में तो इसमें जो हमें बस चेक करना है पाइवट एलिमेंट चेक करने हैं। तो रैंक अगर 3 है तो फर्स्ट 3 नॉन ज़ीरो रोज होंगी इसमें, और बाकी फोर्थ और फिफ्थ ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगी। तो सी में हमें गिवन था R4 फोर्थ रो सभी ज़ीरो हो जाएंगी। तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। बाकी ए बी सी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि ए में सेकेंड एलिमेंट 1 आ रहा है जो कि नॉट पॉसिबल। थर्ड रो में 1 आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। और फिफ्थ रो में थर्ड एलिमेंट 1 है, ये भी पॉसिबल नहीं है, 0 आना चाहिए। और सी ऑप्शन में फोर्थ रो में फोर्थ एलिमेंट 1 आ रहा है जो कि नॉट पॉसिबल। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। डिम्पल, यस सर। डिम्पल करेक्ट है, करेक्ट है यस। ये? यस सर, ठीक है। हितेश, यस सर ठीक है ये। अंशिका, अंशिका करेक्ट है ये क्वेश्चन? ठीक है, करेक्ट है तो। विक्रम, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। सिक्स क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन है MNR से, जो कि पॉजिटिव डेफिनेट है। और ए अल्फा बीटा डिफाइन किया हुआ है एक मैट्रिक्स, और एक सेट गिवन है अल्फा बीटा का, सच दैट ए अल्फा बीटा इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो हमें इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये बतानी थी। ए अल्फा बीटा अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो इसकी सभी आइगन वैल्यूज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और हम डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं इसके लीडिंग प्रिंसिपल माइनस चेक करके। जब इसका मैंने लीडिंग प्रिंसिपल माइनस चेक किया तो D1 निकालने पर अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ से हम एक कंडीशन बना सकते हैं अल्फा ग्रेटर देन 0। लेकिन जब हम डी टू निकालेंगे तो इसमें D2 -1 आ जाएगा। अल्फा अल्फा की किसी भी वैल्यू के लिए -1 आ जाएगा, जो कि लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है, नहीं हो सकता ए अल्फा बीटा अल्फा और बीटा की किसी भी वैल्यू के लिए। इसका मतलब एस एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। हितेश, यस सर ये तो दिखती ही बात है। ठीक है सर ये करेक्ट है बिल्कुल। डिम्पल, यस सर, ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में 100 क्रॉस 100 की एक मैट्रिक्स गिवन थी, सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू आई इफ आई प्लस जे इज इक्वल टू 101 एंड ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई। हमें बताना था कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट ए। First option A is similar to a diagonal matrix over R. A is not similar to a diagonal matrix over C. One of the eigenvalues of A is 10. None of the real eigenvalues of A exceeds 51. नीचे करना। सबसे पहले मैं 3x3 के लिए चेक किया कि किस तरह की मैट्रिक्स फॉर्म करिए पैटर्न चेक करने के लिए। तो ये एंटी डायगोनल मैट्रिक्स बन रही थी। और फिर मैंने 4x4 के लिए चेक किया तो वो भी सेम बन रही थी। लेकिन 4x4 की मैट्रिक्स में एक खास बात थी कि इसका जो ट्रेस है वो 0 आ रहा है। इवन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस 0 आ रहा है, तो 100x100 के लिए भी सेम हो जाएगा। एंटी डायगोनल बनेगा 1 to 100 और ट्रेस इसका 0 हो जाएगा। और इस ट्रेस ऑफ A = 0 का यूज अभी आगे होगा। अभी यहाँ पे जब A² मैंने 4x4 मैट्रिक्स का A² निकाला, नीचे का ना, हाँ बस A² निकाला तो यहाँ पे इस तरह की मैट्रिक्स बन गई 1 into 4 2 into डायगोनल में 2 into 3 3 into 2 4 into 1। तो यहाँ से ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके आइगन वैल्यूज यही आ जाएंगी डायगोनल एंट्रीज। तो यहाँ पे जो ये दो आइगन वैल्यूज है ये रिपीट करिए 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 4 और 6 इसके आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। और हमें पता है ए की जो आइगन वैल्यू होती है उसका स्क्वायर A² का आइगन वैल्यू होता है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया ए की आइगन वैल्यू 2 और 3 है।
अब यहाँ से मुझे पता है ए की आइगन वैल्यू 2 और 3 है और इसका ट्रेस भी 0 है। ए 4x4 का मैट्रिक्स है, तो इसमें दो और आइगन वैल्यूज होंगी। तो दो और आइगन वैल्यूज कौन सी होंगी? वो -2 और -3 होंगी, तभी ट्रेस 0 होगा यहाँ पे। थोड़ा नीचे करना, 0 होगा। तो सिमिलरली 100x100 के लिए जो आइगन वैल्यूज होंगी वो ±√100 ±99 × 2 ±98 × 3 एंड सो ऑन ±51 × 50, क्योंकि 2 टाइम रिपीट करिए तो मैंने प्लस माइनस इंक्लूड कर दिया इसमें। तो ये सारी इसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। तो ये सभी के सभी जो आइगन वैल्यूज है ये रियल है, डिस्टिंक्ट है, तो ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगी ओवर आर और ओवर सी। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा और बी ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में कहा था कि ए सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स ओवर आर, डायगोनलाइजेशन की कंडीशन है, तो ये ट्रू हो गया। बी में कहा था ए इज नॉट सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स ओवर आर, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये फॉल्स हो गया। और थर्ड ऑप्शन में कहा था वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज 10, तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि एक आइगन वैल्यू हमारे पास प्लस √100 आ रहा था, तो यहाँ से एक आइगन वैल्यू 10 आ गई। और लास्ट ऑप्शन में कहा था नन ऑफ द रियल आइगन वैल्यूज ऑफ ए एक्सीड्स 51, ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो सभी सभी का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये 51 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसमें ए, सी और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। विक्रम, ओके, हाँ हितेश सर। विक्रम, हितेश कुछ हाँ पूछ जी। रहे हैं। सर जैसे ए स्क्वायर निकाला ना इन्होंने, यहाँ तक तो ठीक है सर। फिर जैसे ए स्क्वायर की आइजन वैल्यू चेक की इन्होंने, तो ए की आइजन वैल्यू इन्होंने डायगोनल मैट्रिक्स है तो 2 3 करके कर दी, लेकिन 100/100 का कैसे किया इन्होंने? अच्छा, ये अभी पहले यहाँ पर ए जो 4x4 की मैट्रिक्स है ना, हाँ ए जी। स्क्वायर निकाला मैंने, उसको देखो एक बार। ठीक है, अभी इसको ऑब्जर्व करना। जो ए मैट्रिक्स है 4x4 की, उसकी जो एंटी डायगोनल है वो 1 2 3 4 आ रही है। ठीक है, ओके। अब इस ए स्क्वायर में देखो, जो यहाँ पे जो मैंने प्रोडक्ट किया उसका फर्स्ट डिजिट देखो 1, अब नीचे सेकंड डायगोनल में देखो 2 3 4, लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 आ रहा है, और राइट वाली जो डिजिट है वो इसके रिवर्स है 4 3 2 1। ओके। ठीक है, तो ये सारी इसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी, ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगी 4 6 6 4। ओके। तो इसकी 4 और 6 दो आइगन वैल्यूज हो गई। तो ये ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू है, लेकिन हमें आइगन वैल्यू निकालनी है हमें ए की। तो ए की आइगन वैल्यू 2 और 3 हो जाएगी सच दैट इनका स्क्वायर 4 और 6 आ जाएगा। तो ट्रेस 0 है तो ये -2 और -3, यानी कि +-2 +-3 इसकी आइगन वैल्यूज होगी। अब जब आप 1 से लेके 100 का करोगे, ए स्क्वायर निकालोगे, 100x100 के लिए ए स्क्वायर निकालोगे, तो वो जो डायगोनल में एलिमेंट आएंगे वो इस तरह से आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, और इनके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 100, 1 × 100 पहला डायगोनल में एलिमेंट, दूसरे डायगोनल में 1 × 99, 3 × 98, 4 × 97, इस तरह से अप टू सो ऑन 100 × 1। तो सबसे लास्ट एंट्री 100 × 1 आएगी और फर्स्ट एंट्री 1 × 100 है, यानी कि ये दो टाइम रिपीट कर रहे हैं। तो हमें ये आई है आइगन वैल्यू आई है ए स्क्वायर की 100, ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू 100 आई है। तो ए की आइगन वैल्यू होने के लिए हमें इसका रूट लेना पड़ेगा, तभी इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू 100 आएगी। ए की आइगन वैल्यू अगर √100 है तो इसके स्क्वायर की आइगन वैल्यू 100 होनी चाहिए, इसीलिए रूट लिया है इनका। ठीक है, मतलब और जस्ट इसका आपने ट्रेस, पैटर्न ऑब्जर्व किया है। हाँ, और इसका ट्रेस 0 आ रहा है। ट्रेस 0 आ रहा है तो इसका मतलब इसका जो इन्वर्स है, नेगेटिव नंबर भी इसके साथ आना चाहिए, प्लस माइनस, तभी ट्रेस 0 हो गया। ठीक, थैंक यू। ओके। डिम्पल, यस सर, ठीक है सर। ये डिम्पल कोई और मेथड ठीक है? सर मैंने तो ऐसे जनरलाइज किया था सर ना, कि जैसे मैट्रिक्स बनी थी ना, एंटी डायगोनल में आए थे एलिमेंट,
जो लास्ट कॉलम बना था वो बना था 1 0 0, फिर दूसरा बना था 1 2 0 0। बल्कि जैसा इन्होंने बोला, इन्होंने तो पहले 2 3 के लिए, बल्कि इन्होंने पहले 3 बाई 3 के लिए बनाया ना, फिर 4 बाई 4 के लिए। कैसे जनरल भी कर सकते हो, उससे थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा, बट ऐसे भी प्रिंसिपल ठीक है सर, डायगोनल में आएंगे क्योंकि ना 1 2 3 4 है ना। यस सर, 1 2 3 4 और 100 तक आएगा, और यस एक और आएगी, मतलब सिमेट्रिक बनेगी ना। यस सर, बल्कि ऊपर राइट कॉर्नर से स्टार्ट होगी ना सर, फिर 1 2 से लेकर 100 तक लेफ्ट कॉर्नर पे खत्म होगी, बल्कि एंटी डायगोनल में। हाँ ठीक। नहीं, ए जे अगर मतलब जैसे पहला जैसे मतलब एंट्री लास्ट वाले में 1 आया ना, तो उसका उल्टा भी तो ट्रू होगा। मतलब अगर सर जैसे फिर वो एम स्क्वायर में सिमेट्रिक होगा ना आएंगे वो सर, मतलब entry। वो ए स्क्वायर आएगी ना सर, वो हम्म ए तो नहीं आएगी हम्म सर। हम्म, ठीक। अंशिका। अंशिका, Yes, sir. समझ आया अंशिका? Yes, sir. अच्छा, ठीक है। समझ आया अंशिका, क्या बताया विक्रम ने? Yes, sir. आगे समझ। अच्छा ठीक है। ठीक है विक्रम, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक 3x3 की नीलपोटेंट मैट्रिक्स दी थी, और हमें बताना था कौन सी स्टेटमेंट नेसेसरीली ट्रू होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में मैंने एक मैट्रिक्स ले ली थी नीलपोटेंट सच दैट इसका इंडेक्स 3 था, a⁻3 = 0, और i + a निकालने पे ये मैट्रिक्स फॉर्म हुई 3x3 की, और इसका मैंने स्क्वायर किया, क्यूब किया। तो ये डायगोनल में तो हमेशा एंट्रीज रहेंगी, यहाँ पे स्क्वायर करोगे 2 आ जाएंगे, 3 4 करोगे 4। तो ये कभी भी आई के इक्वल नहीं आएगा, एंटी डायगोनल में भी हमेशा वैल्यूज रहेंगी। इसका जो सॉरी सुपर डायगोनल है उसमें भी हमेशा एंट्रीज रहेंगी। तो i + a⁻n किसी भी n के लिए आई के इक्वल नहीं होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड किया मैंने। और बी ऑप्शन में ये कहा था द कॉलम स्पेस ऑफ ए इज 0, और कॉलम स्पेस ऑफ ए हमें पता है जो कॉलम्स में एंट्रीज होती है वो स्पैन करते हैं। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली दिख रहा है 2 कॉलम्स नॉन ज़ीरो है, तो ये डायरेक्टली फॉल्स हो गया यहाँ से। और ऑप्शन डी में ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x⁻³ x³ होगा, और केले हैमिल्टन थ्योरम से a³ = 0 आ जाएगा। तो a³ जो मैट्रिक्स है वो 0 मैट्रिक्स है, तो ये डायगोनलाइजेबल हो गई, तो यहाँ से डी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। और सी ऑप्शन में कहा है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रूट्स ऑफ 1, लेकिन रूट्स ऑफ 1 में तो 0 आएगा नहीं कभी, तो इसमें और नीलपोटेंट मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है वो ऑलवेज 0 होती है, तो सी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया यहाँ से, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया था। हितेश। नॉन नीलपोटेंट मैट्रिसेस डायगोनलाइज थोड़ी ना होती है। हेलो, कौन सा ऑप्शन बोल रहे हो? हेलो नहीं आपने बोला ना ये 3x3 की मैट्रिक्स ली है ना नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ए ऑप्शन नहीं में? नहीं, ये आपने जैसे मैट्रिक्स ली है ना, ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, हाँ हाँ, ये आपने नॉन नीलपोटेंट ली है ना। नॉन नल ली हुई है। नॉन नल ना। हाँ तो हाँ, नॉन नीलपोटेंट मैट्रिसेस जो होती है वो डायगोनलाइज थोड़ी ना होती है। नहीं होती, नहीं ट्रू होती। है। अगर वो अगर आप जीरो मैट्रिक्स ही डायगोनलाइज होती है। हाँ सही है, लेकिन अच्छा आप ऑप्शन डी की बात कर रहे हो, ऑप्शन डी में a³ बोला है ना यहाँ पे, a³ के बारे में पूछा, ए के बारे में नहीं। a³ तो 0 आएगा ना हमेशा। ओके, मैंने ऑप्शन देखा। है तो शायद वहाँ पे कंफ्यूज हो गया मैं, a³ इज डायगोनलाइजेबल, हाँ a³ लगाना इसी को भूल गया देखा मैं ना किसी। मैंने, ए इज डायगोनलाइज्ड, मैं कि ये क्या अच्छा लिख नहीं दिया। नहीं, क्यूब क्यूब क्यूब, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने क्यूब नहीं लगाया। ओके।
ओके ठीक है, ठीक है हितेश, यस सर ठीक है। चलो। डिम्पल, यस सर ठीक है करेक्ट है सर। डिम्पल? यस ओके ठीक है फिर, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस गिवन थी आर क्यूब की v1 v2 v3, और हमें 3x3 का मैट्रिक्स गिवन था जिसके कॉलम्स v1 v2 v3 थे गिवन थे। तो हमें बताना था इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नेसेसरी ट्रू होगा, ऑप्शन। हाँ, तो मैंने एक रिजल्ट का यूज़ किया था। अगर किसी भी मैट्रिक्स के रोज या कॉलम्स ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करे तो वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होती है। ऑर्थोगोनल होती है तो ए ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, बी ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है जो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा +-1 होता है, तो ऑप्शन डी भी ट्रू हो जाएगा। सी में वी इक्वल टू वी ट्रांसपोज का है, लेकिन वी ट्रांसपोज इक्वल टू वी इनवर्स होता है, तो सी फॉल्स हो जाएगा। तो ए बी डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। डिम्पल यस सर। करेक्ट है? यस सर ठीक है, ठीक है, आगे चलो विक्रम। ओके सर। 10th क्वेश्चन में दो सब स्पेसेस गिवन थे हमें M2R के, W1 और W2। तो हमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है बतानी थी। W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0, 0 मैट्रिक्स इन सेट। बी दिया था ये 0 मैट्रिक्स का सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। एंड सी में W1 प्लस W2 इक्वल टू M2R, और डी में W1 प्लस W2 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ M2R। तो मैंने इसमें W1 और W2 के लिए बेसिस निकाल दिए, नीचे करना। W1 W2 की बेसिस निकाली और उसको मैंने β1 और β2 नाम दे दिया। और जो सम ऑफ सब स्पेसिस होते हैं वो स्पैन होता है बेसिस ऑफ W1 यूनियन बेसिस ऑफ W2। तो ये β1 यूनियन β2 से स्पैन हो गया W1 W2। तो इसमें β1 और β2 में एक कॉमन आ रहा था एलिमेंट 1 0 1 0 0 1 - 1 0। तो इसका जो स्पैनिंग सेट में होंगे 3 एलिमेंट आएंगे, 3 मैट्रिक्स आएंगे ये, जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, जो कि डायमेंशन ऑफ M2R से लेस है। इसका मतलब ये इसका प्रॉपर सब स्पेस है, और प्रॉपर सब स्पेस है तो प्रॉपर सबसेट भी हो जाएगा। और ए के लिए मैंने डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 का फॉर्मूला यूज़ किया, तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 निकाला तो उसका 1 आ गया। लेकिन ए ऑप्शन में हमें कहा है W1 इंटरसेक्शन W2 0 मैट्रिक्स है, तो इसके डायमेंशन 0 हो जाएगी, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन कर रही है यहाँ से, तो ऑप्शन ए फॉल्स हो जाएगा। और ऑप्शन बी के लिए ऑप्शन W1 इंटरसेक्शन W2 मैंने यहाँ पे साइड पे निकाला है। दोनों से एक मैंने एलिमेंट ले लिया जो W1 में भी बिलोंग करेगा और W2 में भी बिलोंग करेगा। इनको कंपेयर करके ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो W1 इंटरसेक्शन W2 में 0B - B0 इस टाइप के एलिमेंट होंगे। अगर मैं B को 0 पुट कर देता हूँ तो 0 मैट्रिक्स इसमें बिलोंग कर जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा कि जो ये 0 मैट्रिक्स है इसका जो सेट है इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो यहाँ से B और D ट्रू हो जाएंगे। हितेश ये सर। करेक्ट है हितेश? ये सर ठीक है। डिम्पल यस सर ठीक है सर।
अंशिका, अंशिका करेक्ट है ये? Yes, sir. ठीक है, ठीक है विक्रम, आगे चलो। ओके, 11th क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन गिवन था R2 से R पे एफ एक्स वाई इक्वल टू यू एक्स वाई वी एक्स वाई, और A डिनोट कर रहा है डेरिवेटिव ऑफ f एट द ओरिजिन with respect to the standard basis of R square, और हमें एक कंडीशन भी गिवन है, अज्यूम f of y माइनस एक्स इज इक्वल टू v of x y माइनस u of x y। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा पॉसिबली ट्रू हो सकता है। तो सबसे पहले कंडीशंस ली, एफ एक्स वाई यू एक्स वाई वी एक्स वाई, और एफ ऑफ वाई माइनस एक्स वी एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई, और यहाँ से इन दोनों को कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने के बाद यू एक्स वाई की वैल्यू आ गई, वी एक्स वाई की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ वी एंड यू। उसके बाद यहाँ पे यू एक्स वाई का मैंने एक जनरल सा केस लिया, ए एक्स प्लस बी वाई, और यहाँ से फिर मैंने वी ऑफ एक्स वाई निकाला। वी ऑफ एक्स वाई इक्वल था यू ऑफ वाई माइनस एक्स, तो यहाँ से ये वी एक्स वाई आ गया, यू ऑफ वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू ए वाई माइनस बी ऑफ एक्स, और यहाँ से इसकी मैट्रिक्स फॉर्म। अभी यहाँ पे f का डेरिवेटिव जैकोबियन की तरह ही निकाला मैंने, कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई, कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई। तो यहाँ से जब मैंने इनका डेरिवेटिव किया तो ये मैट्रिक्स मिल गई a माइनस बी बी ए। अब यहाँ से ऑप्शन में चेक करना था कि इसकी तरह मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करेंगे। ऑप्शन ए के लिए मैंने a को 1 ले लिया, b को 0 ले लिया, तो ये मैट्रिक्स a की तरह आ गई। b में a को 0 ले लिया और b को 1 ले लिया, तो ये ऑप्शन बी की तरह मैट्रिक्स आ गई। और डी ऑप्शन के लिए ए को मैंने 2 ले लिया, बी को मैंने -1 ले लिया, तो ये ऑप्शन डी की तरह मैट्रिक्स आ गई। लेकिन सी ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो वो जो डायगोनल में एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल में 1 - 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स जो हमारे पास आई है वो दोनों सेम एलिमेंट है, तो ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ए बी डी ऑप्शन जो हो जाएंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। हितेश यस सर। करेक्ट है हितेश? सर ये एक बार प्रोसेस दोबारा बताना ये। ओके ओके, अभी सबसे पहले फर्स्ट में हमें जो कंडीशन थी वो मैंने लिख ली, एफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई माइनस एक्स, ठीक है। अभी सेकंड लाइन को देखना, एफ ऑफ वाई माइनस एक्स है जहाँ पे, तो इस पे मैंने फर्स्ट वाली की कंडीशन यूज की, जो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू यू एक्स वाई वी एक्स वाई गिवन था। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने एफ ऑफ वाई माइनस एक्स की वैल्यू लिख दी, और राइट हैंड साइड को एज इट इज रहने दिया। इतना समझ आया? ओके। बस इसके बाद मैंने कंपेयर कर दिया है, यहाँ पे मैंने यू एक्स वाई की वैल्यू निकाली है और v ऑफ एक्स वाई की वैल्यू निकाली है, ओके। और उसके बाद फिर मैंने इनको जनरल केस लेके मैट्रिक्स डेरिवेटिव निकाल दिए। डिम्पल, यस सर। डिम्पल करेक्ट है ये? यस सर। सर एक चीज है इसमें कि ये जो जो ये पॉलिनोमियल लिया ना, ये ए वाई माइनस बी एक्स, हम्म, इसमें ये सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल क्यों लिया है? शायद वो छोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि ये 0 पे निकालनी थी ना सर डेरिवेटिव की वैल्यू। हाँ, यस सर, बताओ। वो छूट गया शायद। यस सर, ये लीनियर के लिए आएगी। जैसे कि ऐसे इन्होंने लिया ना सर जनरल केस ए एक्स इज टू बी वाई, इसके हाँ, अलावा भी तो फंक्शन हो सकते थे जो इसको सेटिस्फाई करे। यहाँ पे डिफरेंशियल ये कर, Yes. तो मैंने ये जनरल सा केस ले लिया ए एक्स प्लस बी वाई का। क्योंकि तो सर यहाँ अगर पे पॉसिबल डिग्री हम दो या दो से बड़ी होगी ना सर, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो जीरो मैट्रिक्स ही बनेगी, क्योंकि उस केस में एक्स और वाई हमेशा प्रेजेंट रहेंगे ना। जब 0 0 पुट कर देंगे तो हाँ, जीरो मैट्रिक्स ही बनेगी। हाँ, सिर्फ इस केस में लेकिन डिफरेंस आएगा लीनियर में। यहाँ पे हमें पॉसिबल पूछा था, पॉसिबल केस, हम्म। तो उनमें से एक ये पॉसिबल ये भी है
ऑलवेज ट्रू के लिए नहीं कहा था यहाँ पे ना, इसमें से कहा था कि बस डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए और उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या क्या है। नहीं मैं बोल रहा था जैसे कि अगर सी ऑप्शन आपने डिस्कार्ड किया ना, हो सकता है किसी और फंक्शन के लिए वो ट्रू हो जाए, हम्म, सी मतलब वाला ऑप्शन। डिम्पल का कहना है विक्रम की अगर जैसे कोई और फंक्शन ले तो सी के लिए करेक्ट हो जाए। आपने सिर्फ इस केस का ही लिया ना, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का। हम समझ गए मैं ये। किया है ना शेयर। ठीक है सर ये। ठीक, चलो सर इसको करते हैं डिस्कस अगर होगा कोई डाउट तो। क्योंकि सेकंड के सर लिए तो अगर ले नहीं इसमें, सकते ना। क्योंकि सर सेकंड इसके इसके अलावा कुछ और फंक्शन लेंगे आप ना, तो जो उसकी मैट्रिक्स बनेगी वो जीरो मैट्रिक्स ही बनेगी हमेशा। जीरो बन जाएगी, लीनियर के ऊपर लेंगे मतलब यस 2 डिग्री का लेंगे। यस सर, तो यही केस बनेगा सिर्फ ए एक्स प्लस बी वाई का। अच्छा, नहीं तो लेकिन फंक्शन तो एक्स और वाई में है ना, तो जैसे एक्स स्क्वायर वाई ले लिया जाए तो यस सर। ठीक है नेक्स्ट करते हैं। ठीक है विक्रम नेक्स्ट स्टार्ट करो। हाँ जी सर। फिर कंडीशनें भी सेटिस्फाई होनी चाहिए ना सर, दोनों जो कंडीशन दी थी वो सेटिस्फाई नहीं होगी फिर उस केस में, उसी टाइप का लेना है हमको। हाँ वो भी है। ठीक है विक्रम नेक्स्ट करो स्टार्ट। सर ये 12th क्वेश्चन में मुझे ऑप्शन बी में डाउट था, तो मैंने इसको सिर्फ मैंने ऑप्शन ए करेक्ट किया था, तो मैंने ये फिर छोड़ दिया था। अभी 13 करते हैं डिस्कस पहले नीचे। 13 क्वेश्चन में हमें हमें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस गिवन थी R4 की, और हमें जो ये ऑप्शन गिवन थे हमें बताना था इसमें से कौन सा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करेगा। तो इसमें सिंपली चेक करना था ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की प्रॉपर्टी, नॉर्म ऑफ वाई आई इक्वल टू 1 आना चाहिए, और इनर प्रोडक्ट वाई आई वाई जे इक्वल टू 0 आना चाहिए फॉर आई नॉट इक्वल टू जे के लिए। तो मैंने सभी ऑप्शन को चेक किया। फर्स्ट के लिए, फर्स्ट एलिमेंट के लिए वाई नॉर्म ऑफ y1 प्लस y2, तो ये इक्वल टू 2 आ गया, तो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया यहाँ से। और ऑप्शन बी के लिए सभी सभी का नॉर्म 1 आ रहा है, थोड़ा नीचे करना। नॉर्म सभी के लिए नॉर्म 1 आ रहा है, और y1 का अगर मैं सभी के साथ इनर प्रोडक्ट लेता हूँ तो वो 0 आ जाएगा। मैंने y2 के साथ लिया था तो 0 आ गया, तो सिमिलरली y3 y4 के साथ 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन भी ट्रू हो गया था। और ऑप्शन सी मैंने चेक किया, फर्स्ट एलिमेंट के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2 का नॉर्म निकाला, तो ये हाफ आ गया, 1/2 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया यहाँ से। बस नीचे करना। ऑप्शन डी के लिए भी मैंने सेम किया, तो इसका नॉर्म 1 आ गया। अब इसका नॉर्म 1 आ गया तो मुझे नेक्स्ट भी चेक करने थे, तो सेकंड एलिमेंट का चेक किया तो उसका भी सिमिलरली 1 आ गया था। अब सभी का नॉर्म 1 आ गया, तो अब इनर प्रोडक्ट चेक करना है आपस में, इनका 0 आना चाहिए, आपस में ऑर्थोगोनल होने चाहिए। तो मैंने फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का किया, चेक किया, इनर प्रोडक्ट निकाला तो ये 0 आ गया, और सेकंड और फिर थर्ड का किया वो भी 0 आ गया। इस तरह सभी का आपस में इनर प्रोडक्ट लिया था वो 0 आ गया था, तो ऑप्शन डी भी ट्रू हो गया था। हितेश ये सर ठीक है ये। करेक्ट है ये? ये सर। ठीक है डिम्पल। ठीक है सर ये। अंशिका अंशिका करेक्ट है ये? यस सर, मेरा यही है।
है विक्रम, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर। 14 क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन है m क्रॉस n की, और कुछ नोटेशन गिवन है a1 सेमीकोलन a सेमीकोलन 1 a11। इसका मीनिंग है फर्स्ट रो को डिलीट, सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम को डिलीट, और रो 1 एंड रो कॉलम 1 को डिलीट करना। तो हमें ये बताना था इसमें से कौन सी जो कंडीशन है वो ट्रू है। ए ऑप्शन के लिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया था जिसमें मैंने 1 1 1 1 एलिमेंट लिए थे। तो यहाँ से चेक किया मैंने, नीचे करना। तो यहाँ से रैंक इसकी 1 आ रही थी, और फर्स्ट रो को डिलीट करने पे भी रैंक 1 आ रही है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन को, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करने पे रैंक 1 आ रही है, और ए की रैंक भी 1 है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन अगर मैं ए को मैं ऐसा मैट्रिक्स ले लूँ जिसका रैंक फुल रैंक है, तो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया। इसका रैंक 2 आ रहा है यहाँ पे, और ए की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने पे रैंक 1 आ रही है, तो ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी। तो मैंने दोनों के केस ले लिए थे जहाँ पे फुल रैंक थी और जहाँ पे एक रो इसकी लीनियरली डिपेंडेंट थी, तो दोनों केस में सेटिस्फाई हो रहा था फर्स्ट ऑप्शन, तो ए ट्रू कर दिया था मैंने। और बी में मैंने नीचे करना, और ऑप्शन बी के लिए मैंने एक मैट्रिक्स ली थी 3x4 की। मैंने पहले फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट किया, तो उसका रैंक 1 आ गया, और थोड़ा सा ऊपर, मतलब नीचे नीचे करो स्लाइड थोड़ी सी। लास्ट यही है। ये काफी नीचे कर दिया, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा जहाँ पे ऑप्शन बी लिखा है मैंने, ऑप्शन बी। हाँ, बस बस ऊपर ऊपर। ये बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन ऊपर थोड़ा सा, ओके ओके, मैंने सोचा ठीक ये लो। बस। यहाँ पर देखो, ये जो मैट्रिक्स ली है मैंने 3x4 की, इसमें जब मैंने फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया है तो इसमें जो रैंक आ रही है वो 1 आ रही है। जब मैंने फर्स्ट रो को डिलीट किया है तो इसमें रैंक 2 आ रही है, तो ऑप्शन बी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। अब नीचे करो, ऑप्शन डी में हमें अभी रैंक ऑफ A1। अब यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन बनाई है, ये इस तरह से बनाई है कि रैंक अगर मैं रैंक ऑफ ए में से अगर एक रो डिलीट कर देता हूँ तो वो इसके लेस देन इक्वल टू आ जाएगी रैंक ऑफ 1 सेमीकोलन, जो कि लेस देन इक्वल टू होगी रैंक ऑफ ए के। और सिमिलर वे में अगर मैं एक कॉलम डिलीट कर देता हूँ तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से अगर मैं इन दो को ऐड कर दूंगा तो ये वाली इनइक्वालिटी बनेगी मेरे पास। अगर मैं फर्स्ट 2 इनइक्वालिटी को सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रैंक ऑफ ए, यहाँ पे ए लिखना भूल गया मैं, लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ A1 सेमीकोलन प्लस रैंक ऑफ A1 सेमीकोलन ए। तो ये +2, जो ऑप्शन डी है, ये वाली कंडीशन है वो, तो यहाँ से ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा। और ऑप्शन सी के लिए हमें गिवन था रैंक ऑफ ए, गिवन था रैंक ऑफ ए आफ्टर डिलीटिंग इट्स फर्स्ट रो, और रैंक ऑफ ए इक्वल था रैंक ऑफ ए आफ्टर डिलीटिंग इट्स फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि जो रो को हम डिलीट कर रहे हैं तो ए की रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब जो उस रो का कोई रोल नहीं है इसमें। उसी तरह से जब मैं कॉलम को डिलीट कर रहा हूँ तो रैंक ऑफ ए के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब उस कॉलम का भी कोई रोल नहीं है उस मैट्रिक्स में। इसका मतलब अगर मैं उन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, A11 की रैंक निकालता हूँ तो वो ए की रैंक की इक्वल आ जाएगी, तो ऑप्शन सी भी ट्रू हो जाएगा। हितेश, यस सर। करेक्ट है हितेश? सर ये मैंने किया नहीं था सर, मुझे यही समझ नहीं आया था कि ये लिखा क्या है, A of 1 फिर सेमीकोलन लगाए थे।
अच्छा, अंशिका। विक्रम, जी इसका एक बार फिर से बताओगे? मतलब A1 फिर सेमीकोलन, इसका मतलब अच्छा, क्या हुआ? A1 सेमीकोलन का मतलब है कि फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया, उसके बाद जो मैट्रिक्स बचेगी हमारे पास, मतलब फर्स्ट कॉलम को कि फर्स्ट रो को? फर्स्ट रो को। फर्स्ट रो को यहाँ पे, जैसे फिर ये सेकंड में सेकंड रो को। नहीं नहीं, ये फर्स्ट कॉलम। ओके। नीचे लिखा भी है ना। और A11 का मतलब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो दोनों को डिलीट करना। ओके। करेक्ट है डिम्पल। यस सर, ठीक है सर ये। अंशिका। Yes, ये करेक्ट है, ये समझ आया क्वेश्चन? sir. एग्जाम से तो हो जाता क्या हुआ? सर, एग्जाम दिए इन्होंने, उससे तो अच्छा, ठीक। ठीक। ओके, तो विक्रम तुम्हारे क्वेश्चन खत्म हो गया ना? और इसके बाद Yes, किसकी sir. टर्न थी? बोलो, कौन सा क्वेश्चन रहा? 12th क्वेश्चन है। 12th उसमें डाउट था मुझे ऑप्शन बी और डी के लिए, तो मैं कल कर लूंगा सर, इस मत भेज दूंगा। ऑप्शन सी में डिम्पल, सोचो इस पे। इसमें कॉलम यस स्पेस सर। और आइगन वेक्टर्स में रिलेशन नहीं समझ आ रहा था, तो आइडम्पोटेंट है ना ये मैट्रिक्स। यस सर, यस सर। ए बी और डी है सर इसका आंसर। सी क्या बोल रहा है कि x अगर नल स्पेस से है then x is an eigenvector corresponding to the eigenvalue 1। करेक्ट लग रहा है तो? करेक्ट ये है ना सर डिम्पल? सी सर करेक्ट नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है कि अगर नल स्पेस है, अगर नल स्पेस से नहीं आ रहा है तो, अच्छा, नहीं आ क्योंकि रहा है, ठीक है तब जरूरी है। ठीक, अगर होगा तब मैं ठीक 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 ठीक। हम्म, ए बी डी लग रहे हैं ना, ए बी डी। यस चलो सर कल ए। बता देना। जैसे सी मुझे वो डिस्कार्ड ही लग रहा है डायरेक्टली। यस, सी गलत है सर, ए बी डी है ठीक आंसर इसकी। चलो सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे एक बार फिर सोचना, मतलब ठीक है डिम्पल? यस, ठीक है सर ये। नहीं, ऑप्शन सी डिस्कार्ड मतलब वो हो सकता है कि नहीं? नहीं, वो नहीं हो सकता क्योंकि डेरिवेटिव एट जीरो दिया है ना सर, नहीं तो तो जैसे इस तरह पॉसिबिलिटी के बनेगी फंक्शन सर। नहीं हो सकते, जैसे एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं ना माइनस वाई से। यस, डिग्री सेम रहेगी ना सर, यू एक्स और वी एक्स की। नहीं, हाँ मैं समझ गया वो तो। तो मतलब कि अगर डिग्री अगर दो रखेंगे, मतलब कि ऐसा नहीं कर सकते आप, एक को एक्स स्क्वायर ले लिया दूसरे को वाई ले लिया। नहीं, डिग्री तो सेम रखेंगे, जैसे इस तरह का नहीं बन सकता कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक्स वाई तो खैर खत्म हो जाएगा, प्लस एक्स कुछ इस तरह की टर्म एक्स वाई, इस तरह का नहीं एग्जिस्ट करेगा तो पॉलिनोमियल भी नहीं तो। नहीं सर, जैसे एक कंडीशन दी है ना सर, हम्म, इसके इसके अकॉर्डिंग ये लेना है हमको। जैसे वी एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ से सर एक कंडीशन बनेगी ना, जैसे यू ऑफ एक्स नहीं वाई मैं आ समझ जाएगा। गया, लेकिन समझ गया, लेकिन विक्रम ने वो उसके लिए लिया है ना, लीनियर के लिए। सर तो मैं कह रहा हूँ जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया जाए 2 डिग्री का, तो उसके बाद उसको सॉल्व किया जाए, फिर निकाली जाए कंडीशंस। करेक्ट, वैसे तो ठीक है प्रोसेस।
सर इसमें सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 0 आ रहा है, इसका कोई रिलेशन है? बाकी सबका नॉन जीरो है डिटर्मिनेंट। सर जैसे मैं बोल रहा हूँ ना सर, जैसे 2 डिग्री का हम्म, लेंगे भी आप ना एक्स वाई टाइप का, तो जब एक बार आपके एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब कि डिफरेंशिएट करना तो बाई बच जाएगा उसमें, तो वो जीरो हो जाएगा कि जब आप मैट्रिक जीरो पुट करोगे वहां पर। दूसरी बार जैसे जब आप मतलब कि बाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स बच जाएगा और वो जीरो कर देगा उसको, तो ओवरऑल जो मैट्रिक्स बनेगी बस 0 0 ही बनेगी अगर आप 2 डिग्री से ऊपर चले गए। नहीं 2 डिग्री तक लें तो मैं बोल रहा हूँ 2 2 डिग्री डिग्री तक तक लेंगे मिलेंगे तब सर भी वो भी एक्स जीरो हो जाएगा। बचेगा तो जीरो जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यस सर, 2 डिग्री भी जीरो कर देगा सर, मतलब कि एक के ऊपर गए तो जीरो ही बनेगी मैट्रिक्स इसकी, जो ये डेरिवेटिव की मैट्रिक्स बनेगी। सिर्फ लीनियर में ही डिफरेंशिएट करके कांस्टेंट आएंगे ना सर, तो उस केस में मैट्रिक्स नॉन जीरो बनेगी। अच्छा ठीक है। ठीक है चलो तो यहीं पे छोड़ते हैं आज का डिस्कशन, है ना।